हेलो एवरीवन, आज अपनी इस क्लास में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से एक और डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके कॉजेटिव एजेंट की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। और वो डिजीज़ कौन सी है? एड्स। आप पूरा नाम इसका जानते होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आज हम इस डिजीज़ में जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वो किस तरीके से हमारी सेल के अंदर फंक्शन करता है और हमारी इम्यूनिटी को वीक बनाता है, उसको समझेंगे। एड्स की अगर हम बात करें तो इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो नाम इसका पड़ा हुआ है, एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली एड्स के दौरान जब किसी पर्सन को एड्स हुआ रहता है तो उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्लो मतलब वीक हो जाती है और धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है, राइट। इसीलिए इसका नाम पड़ा एड्स। एड्स का कॉजेटिव एजेंट बच्चों क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी एक ऐसा वायरस जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफिशियंसी ले आता है, उसको डिफिशिएंट बनाता है और धीरे धीरे वो वीक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप जानते हो T सेल मीडिएटेड एंड B सेल मीडिएटेड। तो बेसिकली HIV हमारे अंदर इन्फेक्शन करने के बाद ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या करता है? जो T सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको स्लो डाउन करता है और धीरे धीरे करता हुआ उसको ब्लॉक कर देता है। यानी एक ऐसा पर्सन जिसको HIV ने इन्फेक्शन कर रखा है, एक समय बाद उसके अंदर अगर देखा जाए तो T सेल का काउंट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। HIV जो है, जो कि कॉजेटिव एजेंट है एड्स का, ये एक RNA कंटेनिंग वायरस है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA होता है। और RNA कंटेनिंग वायरसेस को की एक बड़ी कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस, यानी HIV एक रेट्रो वायरस है, राइट। आइए ये HIV जो कि एक रेट्रो वायरस है, हमारे अंदर क्या करता है? T सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ब्लॉक कर देता है। क्लियर बात? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ब्लॉक कर देता है। अब ये वायरस अंदर कैसे आता है ह्यूमन बींग्स में, इसकी बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। आइए, अगर हम HIV के स्ट्रक्चर की बात करें तो HIV का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आप देखिए बाहर की तरफ ये जो शेडेड लाइन मैंने मोटे लाइनिंग से बनाई है, दिस वन, ये आउटर लिपिड लेयर है। देखिए दिस वन, ये आउटर लिपिड लेयर है। इसके ऊपर देखिए ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई स्पाइक्स होती हैं और इन प्रोटीन का नाम है GP120। कैसी होती हैं ये? एंटीजेनिक होती हैं। क्लियर बात? उसके बाद जो दूसरी लेयर है, ये देखिए जो छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट से बनी है, जिनको हम कैप्सोमियर कहते हैं, और ये कैप्सोमियर मिल करके बनाते हैं प्रोटीनेशियस कोड कैप ऑफ द वायरस नोन एज कैप्सिड। और इस कैप्सिड के अंदर आप देखिए 2 RNA आपको दिख रहे हैं, दिस इज द वायरल RNA। कितने थ्रेड दिख रहे हैं आपको? 2। इसमें देखिए एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मैंने लेबल नहीं किया है, उसको मैं बताऊं क्या है ये एक्चुअली है एक एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RTS समझ लीजिए इसको। इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक और एंजाइम होती है दैट इज प्रोटीएज। इसके अलावा इस वायरस के अंदर एक और एंजाइम है जिसका नाम है इंटीग्रेज। क्या नाम है? इंटीग्रेज। तो आपने क्या देखा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो HIV का स्ट्रक्चर कैसा है? बाहर वाली कोट जो है, कवर है, वो आउटर लिपिड लेयर है। अंदर वाली कैप्सिड है जो प्रोटीनेशियस नेचर की है। इस कैप्सिड के अंदर 2 RNA थ्रेड हैं और इसी कैप्सिड के अंदर 3 टाइप के एंजाइम्स हैं। पहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा इंटीग्रेज और तीसरा प्रोटीएज। ये तो बात हो गई
स्ट्रक्चर ऑफ HIV की। अब देखिए, हम लोगों ने जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ा था, उसमें टी सेल की जब हम बात करते हैं या कोई एंटीजन जब एंट्री करता है तो उस एंटीजन के एंटीजेनिक प्रोटीन को पहचानने यानी रिकॉग्निशन का काम किसका था? आपको याद होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैक्रोफेजेस एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तरीके से काम करती हैं। क्लियर बात? तो यहाँ पर कहानी ये बन रही है कि जैसे ही HIV एंट्री करता है ह्यूमन बॉडी में, उसको कहाँ जाना होता है, उसको पहचानेगा कौन? ये जो बड़ी सी सेल हमने यहाँ ड्रॉ की है, ये मान लेते हैं क्या है? मैक्रोफेज। क्लियर? ये क्या है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का ये न्यूक्लियस हो गया और ये मैक्रोफेज का DNA हो गया, यानी जेनेटिक मटेरियल हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए HIV इस ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसकी हमने यहाँ पर मैक्रोफेज ड्रॉ करी है, उसके अंदर इसने इन्फेक्शन किया HIV ने। तो एक्चुअली क्या है ना बच्चों, ये जो HIV के स्पाइक्स हैं जो ग्लाइकोप्रोटीनिशियस नेचर के हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीनिशियस नेचर के लिए, इस ग्लाइकोप्रोटीन यानी GP120 स्पाइक के लिए हमारे माइक्रोफेजेज में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये देखिए मैंने डॉट्स से यहाँ रिप्रेजेंट कराया, चलिए और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि क्यों HIV मैक्रोफेजेस के सेल सरफेस पर आके ही अटैच होता है। तो आप बोलोगे इसका नाम होता है रिसेप्टर का, लेकिन आपको इस लेवल पे जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना जानिए, दिस इज द रिसेप्टर जिससे HIV का GP120 स्पाइक अटैच होता है। ये देखिए अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्या होता है, बाहरी इन्वेलप जो है वो बाहर ही रह जाता है वायरस का। अंदर कुछ देर के लिए ये देखिए कैप्सिड वाला रीजन है, ये अंदर आ जाता है। क्लियर? और आपको मैंने बताया था ये जो कैप्सिड है, यहाँ पर आपको शायद विजिबल हो रहा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैंने बनाया है। और ये पार्टिकल्स क्या हैं? कैप्सोमियर है, यानी प्रोटीन के छोटे छोटे सब यूनिट मिलकर ही तो बनाते हैं कैप्सिड। जैसे ही ये कैप्सिड अंदर आता है, जिसके अंदर देखिए RNA इनक्लोज्ड है, कैप्सिड डिसॉल्व हो जाता है। तो कैप्सिड प्रोटीन है ना, तो इसको डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा? मैंने आपको बताया था कि इसी वायरस के अंदर प्रोटीएजेज एंजाइम होते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि अगर ये कैप्सिड अंदर आ ही गया तो फिर इसको डिसॉल्व होने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि इस सेल के अंदर, इस होस्ट के अंदर, इस मैक्रोफेज के अंदर इस RNA को बाहर निकालना है। राइट? तो जैसे ही एंट्री होती है, कैप्सिड एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू डिसॉल्व हो जाती है। राइट? अब हमारे पास ये जो दो RNA हमने यहाँ पर बनाए थे, एक RNA थ्रेड ये और दूसरा RNA थ्रेड ये हमने दो बाहर निकाल लिए। दिस इज व्हाट? RNA। कौन सा? वायरल RNA। क्लियर बात? अब बच्चों होता क्या है, क्योंकि इस जो RNA आया है इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पहले से प्रेजेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है बच्चों? DNA से RNA बनना आप क्या जानते हो? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? अगर यही उल्टा हो जाए, RNA से DNA बन जाए, तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करे। क्लियर बात? और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो DNA बनता है उसको हम cDNA बोलते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री DNA। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री DNA। अब जैसे ही ये वायरल जो वायरल RNA था बाहर आया मैक्रोफेज की सेल में, यहाँ पर प्रेजेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया? इस वायरल RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट करा दिया? cDNA में। ये देखिए cDNA बन गया। अब आप सोचोगे यहाँ सिंगल थ्रेड था, ssRNA है ना, तो उससे डबल स्टैंडर्ड DNA कैसे बन गया? ऑब्वियस सी बात है भाई, इसने क्या किया होगा? इसका DNA बना होगा और इसने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डेवलप कर लिया होगा। और ये देखिए क्या बन गया? cDNA। दोनों वायरल RNA से अब क्या बन गया? cDNA। क्लियर यहाँ तक?
अब देखिए क्या होता है, cDNA जैसे ही बन जाता है, इस HIV के पास एक एंजाइम और है, ये देखिए नाम क्या बताया था, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज नाम से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि इंटीग्रेशन कर रहा होगा, कुछ जोड़ने का काम जैसे कर रहा होगा। यहां तक ठीक है। अब ये देखिए जो आपको मैंने दो यहां पर बना रखे हैं, ये क्या है, ये cDNA है ना, दिस इज व्हाट, cDNA। कैसे बना है, वायरल RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू cDNA बना लेते हैं। इसके दोनों एंड पर ये इंटीग्रेज एंजाइम आकर के लग जाते हैं। क्लियर बात। अब बच्चों ये पूरा सिस्टम न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता हुआ कहां चला आता है, न्यूक्लियस में। दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस, जहां पर मैक्रोफेज का DNA होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ये देखिए जो DNA मोटा सा दिख रहा है आपको, डबल स्टैंडर्ड dsDNA, ये किसका है बच्चों, हालांकि इसका शेप ऐसा नहीं होगा, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा दिखा दिया है। क्लियर बात। अब ये cDNA along with इंटीग्रेज एंजाइम जैसे ही एंट्री करता है, इसकी ये टेंडेंसी होती है इंटीग्रेज की कि इस cDNA को ये ले जाकर के अटैच करा देता है कहां पर, होस्ट DNA में। अब इसको होस्ट DNA में हम अगर अटैच कराएं तो हमें कुछ ये होस्ट DNA ऐसा दिखेगा, ये देखिए, ये होस्ट DNA में हमने अपने cDNA को इंटर करा दिया, ये देखिए। चलो यहाँ पर लाइगेशन हुआ होगा तो ये भी देख लेते हैं, ये लाइगेशन को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। आपको पता है ना लाइगेशन क्या होता है, लाइगेज एंजाइम दो DNA थ्रेड को जोड़ देते हैं। अब ये देखो, ये डबल स्टैंडर्ड DNA हो गया। अगर इस DNA की मैं बात करूं, दिस DNA कंटेन्स मैक्रोफेज DNA as well as cDNA which is formed from viral RNA। क्लियर बात। यानी अब अल्टीमेटली हमारे इस मैक्रोफेज में वायरस ने अपना DNA या अपना जेनेटिक मटेरियल एंट्री करा दिया ना। चलिए जी, अब इसके अंदर एंट्री तो हो गई। अब जरा इस होस्ट के DNA के बारे में सोचिए, ये तो सेंट्रल डोगोमा फॉलो करेगा ना, DNA है, उससे RNA बनेगा ही बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उस बने हुए RNA से ट्रांसलेशन भी होगा, प्रोटीन भी बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, कुछ ऐसा होगा कि जब ये DNA, थोड़ा मैं इसको इस तरह से समझाऊं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, इसी DNA का ट्रांसक्रिप्शन होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो ये जो DNA आप इतना देख रहे हो स्ट्रेट लाइन वाला, ये तो डबल स्टैंडर्ड DNA है, माइक्रोफेज का होस्ट DNA। इसमें भी जहां जहां पर भी RNA बनना होगा वो RNA बनेगा ही बनेगा। अब जब ट्रांसक्रिप्शन इसका हो रहा है होस्ट DNA का, और इस होस्ट DNA में आपने क्या देखा, वायरल DNA भी, cDNA भी अटैच है। तो जैसे ही इस होस्ट DNA का ट्रांसक्रिप्शन होगा, RNA बनेगा, mRNA बनेगा, वैसे ही इस वायरल cDNA का भी RNA बन जाएगा। नाउ दिस इज वायरल RNA बन जाएगा। यहां तक बातें आई थिंक एकदम से क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए क्या होगा, वायरल RNA यहां पर था, फिर cDNA में बना, जैसे ही ये इंटीग्रेट हुआ होस्ट DNA में, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू दोबारा ये वायरल RNA में कन्वर्ट हो गया। अब वायरस ने एक काम क्या किया था, कैप्सिड जो थी उसकी डिसॉल्व हो गई थी। और एक कंप्लीट वायरस कब कहलाएगा, जब जेनेटिक मटेरियल उसका किससे इनक्लोज हो, प्रोटीन कोड से। क्लियर बात। अब बच्चों इस वायरस के पास ना अपनी कोई ट्रांसलेशनरी मशीनरी है, न राइबोसोम्स है, तो क्या करेगा, यहाँ जो है ना, ये जो होस्ट है, ये होस्ट है, उसी के राइबोसोम्स को और एंजाइम्स को यूज़ करेगा, उसी के राइबोसोम और एंजाइम को यूज़ करेगा। क्लियर बात। अच्छा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है
है ना। तो ये असेंबली यहाँ पर नहीं होगी, यानी इस आरएनए पर, इस एमआरएनए पर अभी राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे। वो तो प्रोकैरियोट्स में होता है ना कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ होता रहता है। तो ये क्या करेगा, ये वायरल आरएनए यहाँ से बाहर आ जाएगा। चलो बाहर आ गया, एक्चुअली ये सेल में आएगा, लेकिन अब यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब ये वायरल आरएनए जैसे ही बाहर आएगा, इसके ऊपर पहले स्मॉलर सब यूनिट, फिर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज प्रोटीन एंड दिस इज एमआरएनए। कौन सा, वायरल एमआरएनए। इस पर जो भी जेनेटिक कोड होंगे उनको रीड करके ये प्रोटीन बना ली जाएगी। एक्चुअली ये वही प्रोटीन है बच्चों जो यहाँ पर डिसॉल्व हुई थी, यानी ये वाली प्रोटीन जो डिसॉल्व हो गई थी अब दोबारा यहाँ पर बना लिया गया। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर एक बात और सोचने वाली है, वो ये कि आपको पता है कि आरएनए और डीएनए में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, डबल स्टैंडर्ड होने के नाते डीएनए की ज़्यादा है, आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है, स्टेबिलिटी कम है। तो ज़रा देखें, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, आरएनए मैक्रोफेजेस में वायरल आरएनए एंट्री कर रहा होता है, ये इस पूरे प्रोसीजर के दौरान यहाँ पर जो बच्चों आरएनए बना है ना, जो यहाँ पर आरएनए बना है, इसमें भी ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे ना। अगर मैं आपसे पूछूं ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से क्या एग्जैक्टली सेम होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि वायरल आरएनए जब मैक्रोफेज में एंट्री करता है तो वायरल आरएनए एंट्री करने के बाद इस प्रोसीजर के दौरान बहुत तेजी से म्यूटेट हो सकता है, बहुत तेजी से म्यूटेट हो सकता है। और इस म्यूटेशन के नाते जो एमआरएनए बनेगा आफ्टर दिस प्रोसेस, इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग चेंज होगी अपने ओरिजिनल कॉपी से। इज दैट क्लियर? तो आप सोचें कि अगर वायरस का आरएनए एंट्री कर रहा है और आफ्टर सम टाइम ये अपने आप को म्यूटेट कर ले रहा है, और इसके अगेंस्ट अगर हमने एंटीबॉडी बनवाई भी, तो एंटीबॉडीज तो इनके लिए बनी, इनको किल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही रैपिड वे में इस तरह का भी एमआरएनए बन जाएगा, इस तरह का एमआरएनए बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगी और नया वायरस असेंबल्ड हो जाएगा। इसीलिए एचआईवी के केस में हमारी जो बी सेल्स होती हैं, वो जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, वो बहुत कारगर नहीं होता, क्योंकि बहुत जल्दी म्यूटेशन होता रहता है आरएनए में, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाने से प्रोटीन का जो नेचर है वो चेंज होता रहता है, जिससे एंटीबॉडीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। अब आइए मेन पॉइंट पर। ये एमआरएनए जैसे ही बाहर आएगा, इसके ऊपर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगी, ये प्रोटीन बन जाएगा। अब प्रोटीन तो बन गया। अब बच्चों आप देखो, ये जो आरएनए आपने अभी बनाया है लाइक दिस वन, और ये प्रोटीन इस वायरस के आरएनए को चारों तरफ से ऐसे इनक्लोज कर लेंगे। अब ये क्या बन गया, दोबारा कैप्सिड बन गया ना। और ये मैंने एक आरएनए की बात करी है और एक स्टेप दिखाया है, ऐसे कई सारे वायरसेस बन जाएंगे। कहाँ पर? विद इन द माइक्रोफेजेस। और माइक्रोफेजेस में इस तरह के जब वायरस बन गए, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप समझिएगा कि ये यहाँ पर है ना, इस तरह के जो वायरसेस बन गए, ये मान लेते हैं प्रोटीन कोट है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये प्रोटीन कोट है, इसी वायरस को हम यहाँ दिखा रहे हैं। इस तरह से कई सारे वायरसेस बन जाएंगे, क्योंकि वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो बहुत तेज़ होता है, तो बहुत तेज़ी से कॉपी नंबर बनेगा। तो मैंने एक को दिखाया है, बहुत सारे बनेंगे। जब ये मैक्रोफेजेस में बन जाएंगे ना बच्चों, तो होगा क्या, कुछ इस तरह से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, या आप इसको बोल दो एक्सोसाइटोसिस
या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बडिंग के थ्रू ये जो न्यूली फॉर्म्ड वायरस हैं HIV, ये बाहर आ गए। कहाँ पर आ गए? दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड HIV। न्यूली फॉर्म्ड HIV जैसे बाहर आएंगे, अब इनका काम पता क्या है? अब न्यूली फॉर्म्ड HIV जैसे बना तो इसका जो स्पाइक होगा वो भी ग्लाइकोप्रोटीन का होगा। और मैंने बताया क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है इस प्रोसेस में, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो अब यहाँ थे उनसे थोड़ी बहुत चेंजिंग तो अब यहाँ होगी। बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? अब क्योंकि यही GP120 मैक्रोफेजेज में प्रेजेंट रिसेप्टर को पहचान रहा था, अब ये GP120 चेंज हो गया तो ये किसी दूसरे रिसेप्टर को अटैच करेगा। और कुछ ऐसा होता है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड HIV में स्पाइक प्रोटीन होती हैं वो हमारे T4 लिम्फोसाइट्स की सेल पे प्रेजेंट रिसेप्टर को पहचान लेती हैं। मैं यहाँ ड्रा करता हूँ इसको, जस्ट अ मिनट। अब देखिए हमारे पास क्या है, न्यूली फॉर्म्ड HIV है जिसमें म्यूटेशन के नाते RNA भी चेंज हुआ और RNA के नाते जो प्रोटीनिशियस कवरिंग है उसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी चेंज हुआ। ये बात एकदम तय है। क्लियर? अब ये देखिए न्यूली फॉर्म्ड HIV हो गया जो मैक्रोफेजेस के अंदर बना हुआ है। और मैं कह सकता हूं अब, क्योंकि मैक्रोफेजेस के अंदर एक वायरस एंट्री करता है, हजारों वायरस जल्दी से बन जाते हैं। दैट्स वाई NCERT में लिखा हुआ है कि क्यों हम मैक्रोफेजेस को फैक्ट्री ऑफ HIV कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ऑल ऑफ दिस रीजन। ओके, अब देखिए ये हमारी T4 लिम्फोसाइट्स हैं, T लिम्फोसाइट्स हैं, TH सेल, T हेल्पर सेल। हमने इम्यूनिटी जब पढ़ा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसमें T सेल, TH सेल, TC सेल, इनकी सबकी बातें करी थी। होगा क्या बच्चों, मान लेते हैं ये T सेल का DNA हो गया, है ना। अब T सेल में जो रिसेप्टर्स होंगे, ये GP120 जो प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, वो पहले वाले वायरस की तुलना में अब यहाँ चेंज हो चुकी होगी ड्यू टू म्यूटेशन। और इस तरह से चेंज हुई कि हमारी TH सेल के रिसेप्टर को इसने पहचान लिया या अटैच हो गई। अब इसने क्या करेगी, ये अपना RNA एंट्री करेगी, RNA एंट्री करेगी। क्लियर बात? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू क्या बनेगा, cDNA बनेगा। इंटीग्रेज आ करके इस cDNA को यहाँ पर अटैच करा देगा। अटैच करा देने से फिर जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वायरल RNA बन जाएगा। वायरल RNA बन जाने के नाते क्या होगा, अब यहाँ पर प्रोटीन भी बनने लगेंगी और एक ऐसी स्थिति आएगी सेम एज यहाँ पर जैसे हुआ है हमारे पास। अब ये नया वायरस बन जाएगा, कहाँ पर, विद इन TH सेल। और इस दौरान भी इस RNA में चेंज होगा ड्यू टू म्यूटेशन, क्योंकि ये रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी तो बहुत सारे न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरसेस बन जाएंगे यहाँ पर विद इन TH सेल। अब TH सेल के अंदर ये कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है, इतनी ज़्यादा कॉपीज़ बन जाती हैं HIV की। और वायरस की एक बेटा लाइफ साइकिल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लिटिक लाइफ साइकिल। लिटिक लाइफ साइकिल, लिटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरसेस अपने होस्ट को रप्चर कर देते हैं। ये देखिए होस्ट की वॉल को रप्चर कर दिए और इतने सारे HIV बाहर आ गए और ये दोबारा किसी न्यू TH सेल को टारगेट करेंगे, ये भी किसी न्यू TH सेल को टारगेट करेगा और नए TH सेल में दोबारा ये प्रोसीजर होगा, वो रप्चर होगी, नए नए प्रोजेनी बनते जाएंगे किसके, HIV के। और एक समय बाद ऐसा होगा कि इस पर्सन में, जिसमें हम यहाँ पर ये सब प्रोसेस समझ रहे हैं, आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ HIV, आफ्टर सम टाइम, अगर वहाँ पर हम TH सेल का काउंट तय करें, मेज़र करें, तो बहुत ही नॉर्मल से कम नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए TH सेल हर एक साइकिल में, हर एक लिटिक लाइफ साइकिल ऑफ HIV में डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पर्सन में TH सेल से मीडिएटेड इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, खत्म हो जाएगी। यानी पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है वो स्लो होगी और धीरे धीरे ब्लॉक हो जाएगी। और इस पर्सन में अगर एक
बैक्टीरिया ने दोबारा इन्फेक्शन किया तो वो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए इम्यूनिटी हमारे पास नहीं है। कोई भी इन्फेक्शन हो, ऐसा पेशेंट जिसके अंदर HIV इन्फेक्शन हुआ है, जिसको एड्स हुआ है, तो किसी भी इन्फेक्शन से अपने आप को इन्वाइट नहीं कर सकता, और यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ सकते हैं डिजीज़ के। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ एज फॉर सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आई होप ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन और क्योर की बात करेंगे एड्स की। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।